तो आज हम बात करने वाले हैं मार्को रूबियो के इंडिया विजिट के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, मार्को रूबियो जो कि आज के दिन यूएसए के जो फॉरेन सेक्रेटरी है, जिनका मतलब ये बोला जा सकता है कि यूएस गवर्नमेंट में या डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बहुत ही बड़ा स्टेक है, उनका आज के दिन इंडिया का 4 दिन का विजिट चल रहा है। तो इनका विजिट अभी इंडिया में अचानक से क्यों हो रहा है और अचानक से ये विजिट प्लान था या अचानक से हो रहा है, और इस विजिट का असली पर्पज क्या है। मतलब दुनिया का अगर ये माने, मतलब वर्ल्ड मीडिया का या जितने भी जियोपॉलिटिक्स के जितने भी जानकार है, अगर उनका माना जाए तो आज के दिन ये जो विजिट जो मार्को रूबियो का इंडिया में हो रहा है, उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही दिन पहले जो चाइना जाके आए थे, जहां उन जो यूएसए का जो इज्जत था वो आज के दिन चाइना के सामने क्या ही इज्जत रह गया है यूएसए का, वो तो आज के दिन दुनिया को सबको पता चल गया है। और उसके साथ साथ ये जो जाके अपना जो बेइज्जती करके आए हैं, और उसके साथ साथ जो यूएसए को जो उन्होंने एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर जो बोल दिया था, मतलब चाइना के द्वारा जो बोल दिया गया था, उसको भी वो चुपचाप जो सुन के आ गए। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि मार्को रूबियो का ये विजिट कहीं ना कहीं वो जो पूरा का पूरा जो बेइज्जती था, तो उसका कहीं ना कहीं एक भरपाई करते हुए या उसका कहीं ना कहीं एक जो डैमेज कंट्रोल करते हुए इस विजिट को देखा जा रहा है। उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, और इस टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ये जो मार्को रूबियो आज के दिन जो इंडिया आए हुए हैं, जिनका असली प्लान ये होना चाहिए था कि वो चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए हमको पाए जाने चाहिए, या ये हमको पाए जाने चाहिए कि वो चाइना का जो वर्चस्व है, जो कि आज के दिन ये साउथ चाइना सी या पूरा का पूरा ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ता जा रहा है या अफ्रीका में बढ़ता जा रहा है, उसको वो कैसे काउंटर करेंगे, उसके लिए जो प्लान बनना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं ये जो विजिट है अलग जाता हुआ कहीं ना कहीं हमको आज के दिन ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो मार्को रूबियो का विजिट है वो एक आज के दिन एक बिजनेस डील की तरह ज्यादातर हमको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ये जो विजिट है वो क्यों एक बिजनेस डील की तरह लग रहा है, क्यों यूएसए आज के दिन जो उसने जो वेनेजुएला का जो ऑयल कब्जा के बैठा हुआ है, उस ऑयल को बेचने के लिए वो इंडिया को फोर्स कर रहा है या इंडिया को चिपकाने के लिए चाह रहा है, क्योंकि उसके पास आज के दिन क्यों ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इंडिया के अलावा इस वेनेजुएला के ऑयल के लिए। उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज के दिन ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो मार्को रूबियो का विजिट है वो कहीं ना कहीं आज के दिन एक जो इलीगल कन्वर्जन जो चल रहा है इंडिया में, या जो धर्म का जो परिवर्तन कर रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर रहे हैं आज के दिन, उनको कहीं ना कहीं जो प्रोत्साहन है वो देते हुए आज के दिन मार्को रूबियो हमें नजर आ रहे हैं। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि भारत ऐसा कौन सा लॉ लेके आने वाला है जिसके लिए फिर से यूएस का इंटरफेरेंस देखने के लिए हमें मिल रहा है, या इंडियन गवर्नमेंट को एक थ्रेटन करते हुए हमको यूएस गवर्नमेंट मिल रहा है। उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैसेज जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कंटेंट लेके आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मार्को रूबियो जो कि आज के दिन यूएस के जो सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी है, जो कि आज के दिन जो भारत के लिए जो एस जयशंकर जी है, वैसा ही कुछ आज के दिन एक जो पोजीशन है मार्को रूबियो यूएस में होल्ड करते हैं। तो इनका विजिट आज के दिन मई 23 से लेके मई 26 तक इंडिया में चल रहा है, या ये बोला सकता है कि मई 23 से लेके मई 26 तक वो इंडिया विजिट पे आए हुए। उनके विजिट का असली पर्पज क्या था? उनके विजिट का असली पर्पज जो है ये देखा जा रहा है कि ये जो क्वाड मीटिंग है, जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए मिला के आज के दिन एक संगठन बनाए हुए जिसका नाम क्वाड है, जो कि आज के दिन ये बोला जा रहा है कि जो चाइना को काउंटर करने के लिए, या चाइना का जो वर्चस्व जो बढ़ता जा रहा है ये जो पूरे एरिया में, भले ही वो साउथ चाइना सी हो जाए, भले ही वो इंडियन ओशन हो जाए, भले ही वो अफ्रीका हो जाए, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। पर अभी जो ये विजिट हो रहा है उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे कि आपको पता होगा थोड़े ही दिन पहले जो कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि चाइना विजिट पे गए हुए थे, जहां पे वो बहुत सारे ऐसे बातें जो कि एज ए प्रेसिडेंट उनको बोलना नहीं चाहिए था। जब शी जिनपिंग उनको डिक्लाइनिंग सुपर पावर बोल देते हैं या यूएस को एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर बोल देते हैं, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप एग्री कर जाते हैं और मीडिया के सामने ये भी बोल देते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर एग्री कर लिया है कि जो शी जिनपिंग का मानना है कि यूएस एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, जो कि मतलब क्लियरली ये शो करता है कि कहीं ना कहीं ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका एक नाकामयाबी है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो डील करने के बारे में जो सोच के गए थे, जहां पे वो ये एनवीडिया के जो चिप्स है वो चाइना में बेच देंगे, और उसके साथ साथ जो बोइंग का जो 700 एयरक्राफ्ट का जो डील है वो लेके आ जाएंगे, और उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे डील्स जो कि वो सोच रहे थे कि वो चाइना को चिपका के आ जाएंगे, वो तो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसके साथ साथ आज के दिन हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि एनवीडिया का जो चिप है उसको टक्कर देने के लिए चाइना में आज के दिन एक चिप मैन्युफैक्चर, मतलब अपना जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया, जो कि आगे जाके एनवीडिया जैसे चिप को टक्कर दे सकता। यूएसए का आज के दिन कहीं भी इज्जत बचता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा। और उसके साथ साथ हमको ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आज के दिन भारत के साथ जो
उनका जो बचा कुचा भी जो रिलेशन था उसको भी आज के दिन खत्म कर दिए, भले वो ट्रेड हो या जो रेसिप्रोकल टैक्स हो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान वाली बात को हो जाए या बहुत सारी ऐसी बातें जो कि इंडिया को खटकता था, उस बात पे वो कहीं ना कहीं जाके इंडिया के मतलब ऑपोजिट में चले गए या इंडिया को अपोज करते हुए नजर आ रहे थे। बोला सकता है कि मार्को रूबियो का इस विजिट का एक मेन मतलब रीजन हो सकता है। क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से यूएस के प्रेसिडेंट बन के आए, वो ये जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब ये सोच के बैठा था कि वो चाइना को मतलब टक्कर दे पाएगा या चाइना का जो बच्चों से जैसे कि मैं आपको बोल रहा था उसको टक्कर दे पाएगा, वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि था ये जो क्वाड है इस मंशा से खोला गया था कि वो आगे जाके एक नेटो बनेगा या एशिया का नेटो बनेगा, जहां की वो चाइना को हर जगह पे टक्कर दे रहा है या चाइना को हर जगह पे काउंटर कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया बहुत ही पहले अपना जो पॉलिसी है या अपना जो क्लियर विजन है उसको मतलब बहुत ही क्लियरली दुनिया के सामने रख चुका है, ना वो किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा ना उसको सपोर्ट भी करेगा। तो इंडिया के द्वारा ये हमेशा बोला गया है कि ये कोई एक चाइना के अगेंस्ट एक थ्रेट नहीं है या चाइना के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये सिक्योरिटी डायलॉग करने का एक मंच है या सिक्योरिटी डायलॉग करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे सिक्योरिटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसको लेकर डिस्कशन हो सकता है। मतलब इंडिया का ये प्रोस्पेक्टिव रहा है। पर जब से ये वाला प्रोस्पेक्टिव इंडिया के द्वारा सामने रखा गया या इन देशों के सामने रखा गया है, तब से ये जो देश मतलब ये सारे जो देश थे, भले ही वो जापान हो जाए, भले ही वो यूएस हो जाए, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया हो जाए, उनका कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो व्हाट वी से उनका सीरियसनेस था या उनका जो डेडिकेशन था वो घटता हुआ हमको नजर आ रहा है। स्पेशली अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे कि आपको याद होगा कि ये जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये फैसला हुआ था कि जैसे नॉर्मली हर मीटिंग से पहले फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग होता है, डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग होता है, और इन द एंड जाके उन देश के जो लीडर्स होते हैं उनका मीटिंग अल्टीमेटली होता है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले साल में ये डिसाइड हुआ था कि ये जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मीटिंग इंडिया में होगा, जिसमें ये प्लान था कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो इंडिया विजिट करेंगे और इस क्वाड मीटिंग को इंडिया में अटेंड करेंगे। पर जैसे कि आपको पता है कि भारत का इस माइंडसेट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं खुद को दूर करते हुए हमको नजर आ रहे, जिसमें अगर आपको याद होगा कि इस क्वाड ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट मीटिंग जो हुआ था ये 2024 में हुआ था, जब जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट थे और लास्ट टाइम पे थे जो अपने जो ऑफिस छोड़ के जाने से पहले ही इस मीटिंग को अटेंड करने गए थे। मतलब ये लगा लीजिए कि ये मीटिंग का सिग्निफिकेंस उस टाइम पे भी कुछ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि जो बाइडेन को भी पता था वो भी इलेक्शन हार रहे और उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहे थे। तो अगर उस टाइम पे अगर ये मीटिंग होता है तो उस मीटिंग का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है उस टाइम पे। और 2025 में तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग से बैकआउट कर गए थे जब नहीं हो रहा था। इस साल भी इस मीटिंग का शेड्यूलिंग इंडिया में, देखते हैं ये मीटिंग में क्या होता है। पर आज के दिन जो मेजर कंसर्न्स लगे हुए हैं इंडिया में वो कहीं ना कहीं हर मीटिंग में डिस्कस होते हुए हमको नजर आ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा अगर आज के दिन एक जो मेजर कंसर्न आज के दिन दुनिया के जो हर कंट्री को खा रहा है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं ऑयल का क्राइसिस, जो कि आज के दिन भले ही वो रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से हो जाए या भले ही वो जो मिडिल ईस्ट में आज के दिन जो ईरान यूएस और इजराइल का वॉर चल रहा है उसके वजह से हो जाए, उसके वजह से क्या हुआ है कि जो दुनिया के जितने मेजर ग्रोइंग इकोनॉमीज थे या मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज थे वो कहीं ना कहीं आज के दिन श्रिंकिंग फेज में चले गए, क्योंकि ये जो ऑयल ही होता है जो कि दुनिया के जो मेजर जितने भी इकोनॉमीज होते हैं उनका एक बैकबोन होता है। जैसे कि आपको पता होगा यूएस ने रशियन ऑयल्स पे भी सैंक्शन लगा दिया था, जिसके वजह से रशियन ऑयल तो मार्केट में नहीं जा रहा था। उसके बाद क्या हो गया कि ये जो इंडिया खरीदना शुरू ही किया था ये रशियन ऑयल की, यूएस के द्वारा फिर से सैंक्शन लगा दिया गया और इंडिया को ये बोला गया अगर इंडिया अगर ये सैंक्शन रशियन ऑयल खरीदता है तो यूएस के द्वारा इंडिया के ऊपर फिर से एक टैरिफ लगा दिया जाएगा, जिसके वजह से इंडिया फिर से बैकआउट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब जब रशियन ऑयल खरीद रहा था और ये जो ईरान यूएस और इजराइल से वॉर से पहले इंडिया क्या कर रहा था ना, रशिया से भी ऑयल खरीद रहा था, सऊदी अरब से भी खरीद रहा था, इराक से, यूएई से, मतलब ये बोल लीजिए कि ये जो चारों जगह से मतलब हर जगह से खरीद के कहीं ना कहीं अपना जो नीड था उसको पूरा कर रहा था, जैसे कि अभी आप इस चार्ट पे देख सकते हैं। पर जैसे ही आपको याद होगा कि मतलब ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हुआ है जहां पे इंडिया का एक मेन सोर्स ऑफ ऑयल था इराक, कुवैत, बहरीन, जहां से वो एलएनजीस भी लेके आता था, जहां से वो क्रूड ऑयल भी लेके आता था, वो कहीं ना कहीं आज के दिन बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ है कि इंडिया अपने अल्टरनेटिव्स खोजना शुरू करता है, जहां पे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आपको तो पता ही इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आज के दिन क्या डायलेमा हो रखा है, जो कि मतलब दुनिया के हर देश के सरदर्द बना हुआ है ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान हो जाए या यूएस हो जाए। उसके बाद क्या हुआ है कि इंडिया जो अपना जो व्हाट वी से बैकअप ऑप्शंस हो जाए उसको कहीं ना कहीं ढूंढना शुरू करता है। उसके बाद इंडिया कहां जाता है, इंडिया पहुंचता है ब्राजील के पास, जहां पे इंडिया ब्राजील से खरीदना भी शुरू करता है और उसके बाद इंडिया जाके सऊदी अरब से भी खरीदता है। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता होगा यूएस जो कि आज के दिन मतलब मेजर मार्केट बना हुआ है इन ऑयल्स का, वहीं से भी इंडिया इंपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ जो यूएई का जो फुजरिया पोर्ट है, जहां से यूएई को एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको मतलब बाईपास करते हुए दुनिया को बेचने का मौका मिलता है, जहां से यूएई मतलब इंडिया को बेचना शुरू करता है ऑयल। जिसके बाद ये देखने के लिए मिलता है कि यूएई वो जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है वहीं से भी निकल जाता है, क्योंकि ओपेक एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक कैप लगा के रखता है या दुनिया में जितने भी मेजर क्राइसिस आए हुए हैं उसमें अगर
कोई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया को सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वो है ये ओपेक ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ये कैप लगा के रखा था कि 3 मिलियन बैरल ही हर देश निकाल सकता है आप एक दिन में। तो उसके बाद क्या होता है कि जो यूएई होता है वो इस ऑर्गेनाइजेशन निकल जाता है, जिसके बाद वो जो डोनाल्ड ट्रंप का वो जो पॉलिसी है ड्रिल बेबी ड्रिल उसमें लग जाता है, जहां पे वो बहुत सारे ऑयल्स निकाल के दुनिया भर के देशों को सप्लाई कर रहा है, जो कि दुनिया भर के देश आज के दिन उसके दया के वजह से या यूए के वजह से ही थोड़ा मतलब सस्टेन कर रहे हैं। उसके बाद हमको ये देखने के लिए मिल रहा था कि ये जो वेनेजुएला है, जैसे कि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जो कि जनवरी के महीने में ही जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे मादुरो, उनको उठा के उनके साथ जो यूएस लेके चले गए थे। और उसके बाद ये देखा गया कि जैसे कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वेनेजुएला ही वो देश है जिसके पास ये बोला जा रहा है कि दुनिया का अगर सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किसी देश के पास है वो आज के दिन है वेनेजुएला के पास। पर वेनेजुएला के ऊपर जैसे कि आपको पता होगा कि यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाया गया था। उसके बाद ये देखा गया था कि वेनेजुएला के ऑयल सिर्फ चाइना के अलावा ऐसा कोई देश नहीं था जो कि खरीद रहा था उससे। तो उसके बाद ये देखा गया कि जब यूएस का कंट्रोल वेनेजुएला के ऊपर आ गया, अब यूएस वो जो कंट्रोल के बाद ये डिसाइड करता है कि वो हर साल वेनेजुएला से लगभग $5 बिलियन के ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा और दुनिया भर के देशों को बेचेगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वेनेजुएला के ऑयल बेचने का टाइम आता है तो यूएस ढूंढना शुरू करता है ये जो ऑयल्स के बायर्स। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ही वो देश है जो कि आज के दिन ये बोला जाए कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम करता है, या ये बोला जाए कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल भी इंपोर्ट भी करवाता है। जैसे कि आपको पता होगा जो कि भारत के आज के 80 to 90% जो ऑयल का जो नीड है वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट से पूरा होता है। और इंडिया, ऐसा नहीं कि इंडिया एक छोटा मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जिसका कि ऑयल का नीड बढ़ता ही जाएगा, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि आज के दिन जो इंडिया जितना भी ऑयल यूज कर रहा है उसका लगभग 10 मिलियन बैरल्स हर दिन ज्यादा यूज करेगा 2030 तक, जिसकी वजह से ये देखा जा सकता है कि इंडिया एक मेजर मार्केट भी आगे जाके यूएस के लिए बन सकता है। इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि मार्को रूबियो जो अभी इंडिया के विजिट में आए हुए वो दुनिया के सामने ये बोल दिए हैं कि मतलब वेनेजुएला के जो आज के दिन इंटरिम प्रेसिडेंट है जो कि आज के दिन वेनेजुएला को मतलब किस तरह से सस्टेन करके रखे हुए वो आके मतलब मार्को रूबियो ये इंडिया में डिक्लेयर करके चले गए कि वो अगले हफ्ते इंडिया में आने वाले हैं, जिसके बारे में आप खुद सोच लीजिए कि मतलब वेनेजुएला को कौन ही कंट्रोल कर रहा है। जो इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये जो ऑयल है मतलब वेनेजुएला का जो ऑयल है वो कहीं ना कहीं यूएस को जो बेचने के लिए एक सिरदर्दी बना हुआ है, क्योंकि ये जो वेनेजुएला का ऑयल है जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो लाइट क्रूड ऑयल है जो कि बाकी देशों से निकलता है, जैसे कि वो इराक हो जाए, मतलब सऊदी हो जाए, कुवैत हो जाए, बहरीन हो जाए, वहीं से जो निकलता है वो लाइट क्रूड ऑयल निकलता है। पर जो वेनेजुएला से जो ऑयल निकलता है वो कौन सा ऑयल निकलता है, वो निकलता है हैवी क्रूड ऑयल और एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल, जो कि कितना गंदा है अभी आप देख सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि ये जो ऑयल होता है वो तो सस्ते में तो मिल जाता है, हैवी क्रूड ऑयल और एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल, पर इसका प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन दुनिया में ऐसे बहुत ही कम ऑयल रिफाइनिंग प्लांट्स है जो कि इस ऑयल को प्यूरिफाई करके बेच सके। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में जो अपना जो जामनगर में जो रिलायंस का प्यूरिफायर है वो कहीं ना कहीं इस जो वेनेजुएला का जो ऑयल है, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है उसमें से आता है ये जामनगर वाला, तो उसमें इतना कैपेबिलिटीज है कि वो वेनेजुएला वाला गंदा क्रूड ऑयल है उसको कहीं ना कहीं प्यूरिफाई कर सकता है, जिसके बारे में मार्को रूबियो आके इंडिया से बात करते हैं। पर ये जो मार्को रूबियो का जो विजिट है वो कहीं ना कहीं आज के दिन जो जितना बिजनेस स्ट्रेटेजी उससे ज्यादा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल इंडिया में बन गया है, क्योंकि पता होगा कि नॉर्मली जो भी वर्ल्ड लीडर्स इंडिया में आते हैं वो नॉर्मली दिल्ली में लैंड करते हैं, पर वो दिल्ली से हटके कोलकाता में लैंड करते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट से या इंडियन गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल से मिलने से पहले वो पहुंच जाते हैं कोलकाता में। और कोलकाता में कहाँ पहुंचते हैं, वो पहुंच जाते हैं मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो कहीं मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आज के दिन कन्वर्जन में लगे हुए हैं, जो कि लगातार जो क्रिश्चियनिटी है उसको फैलाने में लगे हुए, जिनके बारे में ये बोला जा रहा है कि इंडिया उनके खिलाफ मतलब एक लॉ लेके आने वाला है, जैसे कि आपको पता होगा FCRA लॉ, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इंडिया ये जो FCRA वाला लॉ है उसको कहीं ना कहीं ये जो अगस्त वाला जो सेशन है पार्लियामेंट का सेशन उसमें लेके आने वाला है। उससे पहले मार्को रूबियो का इस ऑर्गेनाइजेशन से मिलना या इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना या इस ऑर्गेनाइजेशन के आसपास आना, ये बोला जा रहा है कि मार्को रूबियो क्लियरली इंडिया को ये एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इंडिया ऐसा कोई लॉ निकालता है जो कि ऐसे कन्वर्जन के अगेंस्ट जाता है या इन ऑर्गेनाइजेशन को रोकता है या इस NGO को रोकता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा आगे जाके एक प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके साथ साथ हमको आज के दिन ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में वो जो क्वाड का मीटिंग होता है उसको अटेंड करने के लिए आते हैं कि नहीं, और उसके साथ साथ FCA वाला अगर लॉ पास हो जाता है तो यूएस का क्या रिएक्शन रहता है, और उसके
साथ साथ जैसे कि आपको पता होगा कि वेनेजुएला पे सैंक्शन लगने से पहले चाइना ही था जो कि वहां से ऑयल बाय कर रहा था। तो अभी जब यूएसए का टेक ओवर हो गया वेनेजुएला पे, उसके बाद चाइना का क्या रिएक्शन आता है या चाइना का जो प्रॉपर्टीज थे उनका क्या होता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे ही इसके बारे में कुछ अपडेट्स आते हैं मैं तो आपके साथ वीडियो बना के आपके सामने लेके आता रहूंगा। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे ऐसे जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट को लेके कंटेंट लेके आता रहता हूं। टिल देन थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।